नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की और सबसे पहले बात करते हैं रूबिया सैयद मामले को लेकर। और आपको बता दें कि आज चौथे गवाह की जो पेशी है वो रूबिया सैयद किडनैपिंग मामले में आज हाई कोर्ट में है और जिसको लेकर यासीन मलिक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज हाई कोर्ट में पेश होंगे। और इसी के साथ 23 दिसंबर को इस मामले की अगली सुनवाई की जो तारीख है वो दी गई है। और आज रूबिया सैयद किडनैपिंग मामले में चौथे गवाह का जो बयान है वो लिख दिया गया है और उसके बाद से यासीन मलिक की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो पेशी है वो की गई। और अगला जो इसमें पूरी कोर्ट की हियरिंग है उसकी जो अगली तारीख दी गई है वो 23 दिसंबर दी गई है। और जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यासीन मलिक को इस पूरी हियरिंग में लाया गया है उसको लेकर भी आगे किस तरीके से क्या सवाल है, क्योंकि बात करते हैं रूबिया सैयद की, तो क्या वो इस पूरी हियरिंग में वहां मौजूद थी, कौन कौन से गवाह और मौजूद थे, ये बहुत से सवाल देखने को मिल रहे हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि इसके बाद से जो अगली पूरे मामले की हियरिंग है वो 23 दिसंबर को बताई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि टाढ़ा कोर्ट ने जो इस पूरे मामले को लेकर अगली तारीख पेश कर दी है, 23 दिसंबर को जो अगली तारीख है ये पेश की गई है। और साथ ही साथ रूबिया सैयद किडनैपिंग मामला आहिस्ता आहिस्ता तूल पकड़ता जा रहा है। और वहीं पर आपको बता दें कि यूनियन होम मिनिस्टर और साथ ही साथ इसको पूरे तरीके से ये बताया जाता है कि फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर और साथ ही साथ फॉर्मर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर लेट मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रूबिया सैयद के किडनैपिंग मामले में आज चौथे गवाह को पेश किया गया है हाई कोर्ट में। और इस पूरे मामले की जो अगली हियरिंग है वो 23 दिसंबर को रखी गई है। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए ऋतिका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी है, उनसे जानते हैं। आपसे पहले ये जानना चाहेंगे ऋतिका कि रूबिया सैयद किडनैपिंग मामले की आज चौथे गवाह की पेशी हाई कोर्ट में हुई है, तो क्या इस पूरे मामले में रूबिया सैयद वहां मौजूद थी, या फिर बात करते हैं बाकी गवाहों की, तो क्या बाकी गवाह भी इस हियरिंग में मौजूद थे? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि आज रूबिया सैयद किडनैपिंग मामले की पेशी थी और इसके चलते आज गवाह नंबर 4 की पेशी करवाई गई है और गवाह नंबर 4 की तरफ से बयानबाजी जो थी वो भी करवाई गई है। और आपको बता देना चाहते हैं कि रूबिया सैयद की प्रेजेंस नहीं थी, आज सिर्फ गवाह नंबर 4 की प्रेजेंस यहाँ पे नोट की गई है। और इसमें आपको बता दें कि जो गवाह नंबर 4 है उनका नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया है, परंतु कुछ एक जानकारी जो प्राप्त हो पाई है वो आपको बता देना चाहते हैं कि उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है, परंतु कहा जा रहा है कि 8 दिसंबर 1989 के टाइम में वो अपनी पीजी इस अस्पताल से कर रहे थे। और आपको बता दें कि लाल डेक हॉस्पिटल जिसके पास से किडनैपिंग की गई थी वहीं पे ये उस वक्त अपनी पीजी कर रही थी, परंतु इनका नाम जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया गया है। और अब की बात करें वो एक रिटायर्ड डॉक्टर हैं और उन्हें गवाह नंबर 4 कह के ही यहाँ पे चिन्हित करके उनके विषय में तमाम जानकारी प्राप्त हुई है। बिल्कुल, आपसे ऋतिका और भी जो जानना चाहेंगे वो ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जो आज हियरिंग हुई है, चौथे गवाह को पेश किया गया है, कौन कौन सी और एस्पेक्ट है जो कि अभी तक बाहर आए हैं, क्योंकि ऑफिशियली देखा जाए तो हर चीजों के बारे में जो हियरिंग होती है कोर्ट की वो ऑफिशियली इतनी डिस्क्लोज नहीं की जाती है, लेकिन जो चीजें निकल कर आ रही यानी कि जो मामले सामने आ रहे, क्या कुछ एस्पेक्ट्स अभी तक देखने को मिल रहे हैं? जी आपको बता देना चाहते हैं अभी गवाह जो हैं वो कोर्ट में पहुंच के अपने अपने बयान दर्ज करवा रहे हैं और उसी में क्रॉस एग्जामिन कराने को लेके मलिक की तरफ से जो थी वो अभी तक उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि उन्हें फिजिकली प्रेजेंट होना है, परंतु अगर मैं बात करूं उन्होंने वीसी के जरिए कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस दी है और आज उनका थोड़ा सा कोऑपरेट करते हुए पूरा दिखाई दिया है। और आपको बता देना चाहते हैं कि आज मलिक की तरफ से पार्टिसिपेट किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और यहाँ पे उन्होंने उनके खिलाफ इसलिए प्रोडक्शन वारंट जो है वो कोर्ट की तरफ से जारी नहीं किया गया क्योंकि आज उनकी पार्टिसिपेशन थी और इसी के चलते आज वो तैयार थे क्रॉस एग्जामिन करने के लिए गवाह को। उन्होंने ट्रायल में पार्टिसिपेट भी किया और साथ ही साथ जज ने वकील की सबमिशन को एक्सेप्ट किया और अगली तारीख जो है वो दिसंबर 23 की दी है। और जिसके चलते आपको बता देना चाहते हैं कि आने अगले महीने की जो 23 तारीख है बाकी के जो गवाह हैं वो इस तारीख को आएंगे और उनके चलते क्रॉस एग्जामिन करने की प्रक्रिया भी चलेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋतिका तमाम जानकारी देने के लिए।
तो वहीं पर रूबिया सईद के मामले को लेकर आज चौथे गवाह की जो पेशी है वो की गई है और उसके लेकर गवाह को भी अभी तक कलमबंद कर दिया गया है। जो भी वर्डिक्ट सामने आएंगे वो भी देखना होगा, लेकिन अगली तारीख 23 दिसंबर की दी गई है। बात करें यासीन मलिक की, तो जिस तरीके से रितिका ने भी बताया कि यासीन मलिक द्वारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी प्रेजेंस को वहां पर लिया गया है, यानी कि जो पेशी है वो उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। तो चलिए अब सांबा की तरफ चलते हैं। आपको बता दें कि सुबह ही एक जो खबर है वो सांबा के जो आईबी के क्षेत्र है वहां से सामने आ रही थी, जहां पर ड्रोन ड्रॉपिंग के बाद अब आईबी के आगे पास जो थी वो चौकसी को और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सरहदी इलाकों में अब सर्च ऑपरेशन ने और जोर पकड़ लिया है। सुबह ही ये जो खबर थी वो सामने आई, जहां पर कुछ ड्रोन ड्रॉपिंग के मामले सामने आ रहे थे। कुछ आईईडी और वेपन्स को जो था ये बताया जा रहा था कि आईबी के सटे इलाकों में जो ड्रोन की गतिविधि है वो देखी गई है और ड्रोन ड्रॉपिंग के बाद से अब उन इलाकों की निशानदेही की गई है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि सरहदी इलाकों में अब सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, क्योंकि कुछ संदिग्धों की निशानदेही के बाद पुलिस ने कार्यवाही को भी शुरू कर दिया गया है, जहां पर सर्च ऑपरेशन आईबी से सटे इलाकों में चलाया जा रहा है। और वहीं पर दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि जो कुछ संदिग्ध लोग हैं उनकी निशानदेही की गई है और आगे की कार्यवाही को पुलिस शुरू कर रही है। लेकिन वहीं पर ड्रोन ड्रॉपिंग के बाद से सर्च ऑपरेशन को और तेजी से बढ़ाया जा रहा है और जोर पकड़ता हुआ यहाँ पर सर्च ऑपरेशन नजर आ रहा है। तमाम जानकारी लेंगे, हमारे साथ ऋषि यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो ऋषि से जानते हैं। ऋषि, ड्रोन ड्रॉपिंग के मामले के बाद अब आईबी के जितने भी सटे इलाके हैं वहां पर अब गतिविधियां तेज देखती हुई नजर मिल आ रही है, लेकिन ये जो ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है इसमें क्या कुछ चीजें देखने को मिल रही है? देखिए आपको बताते चले पल्लवी, एक बड़ी कामयाबी आज जम्मू कश्मीर पुलिस को सुबह सवेरे तड़के जो वो सांबा जिला में मिली है। सांबा जिला का जो रामगढ़ विजयपुर की जो जुडिक्शन है वहीं पर ये कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें ड्रोन ड्रॉपिंग जो हुई थी उस ड्रोन ड्रॉपिंग में जो रिकवरी हुई है उसमें 2 पिस्टल्स हैं, चाइना मेड पिस्टल्स हैं, 4 इसमें जो मैगजीन्स हैं, 60 इसमें लाइव राउंड्स हैं, एक डेटोनेटर था, एक इसमें बैटरी सेल्स थे और एक रिस्ट वॉच थी और उसी के साथ साथ एक आईडी थी। और ये तमाम जो ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए जो हथियार यहाँ पे पहुंचाए गए थे पाकिस्तान की तरफ से उसको रिकवर किया और उसके साथ साथ 5 लाख रुपए जो यहाँ पर कैश के, यानी इंडियन जो ये पहले ऐसा हुआ कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में आई है। अब ये नकली है या इसको लेकर जो पुलिस ने शुरू कर दी है, लेकिन आपको बता दें कि के साथ साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड भी जिस तरह यहाँ से बरामद हुई तो उसमें एक टाइमर भी लगा हुआ था, लगभग 3.5 मिनट में इसको पास करना था और उसी टाइम के हिसाब से पुलिस ने और डिस्पोजल स्क्वाड को में लेकर एक सुनसान इलाके में यूज कर दिया। लेकिन ये जो विजयपुर और रामगढ़ इलाका है इसी बीच ये जो रिकवरी हुई है, तो स्थानीय लोग जो खेतों में सुबह निकले थे अपनी फसलों को देखने के लिए और उन्होंने देखा कि एक पैकेट जो वो संदिग्ध अवस्था में वहां पर पड़ा हुआ था, उसके ऊपर एक वुडन बॉक्स भी मौजूद था। वुडन बॉक्स का होना यह आपके ऊपर दर्शाता है कि ये ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है। और जब इन्होंने देखा लोगों ने तो फौरन पुलिस को इतला की, पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ये तमाम चीजें अपनी कस्टडी में ले ली। और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर जाहिर होता है, जो एसएसपी सांबा डॉक्टर अभिषेक महाजी जी ने हमें जानकारी दी है कि इससे साफ जाहिर है कि हमला कहीं ना कहीं करना था। ये जो खेप है ये हैंडलर तक पहुंची थी, उनके हैंडलर यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, कोई मिसकम्युनिकेटिव जो वो हो सकता है कि हुआ हो। लेकिन ये चीजें भी साफ हो जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर से माहौल जो वो यहाँ बिगाड़ने की कोशिश आतंकवादियों द्वारा की जा रही है। पाक इसमें लगातार साजिशों को जो वो अंजाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से एलओसी पर लगातार बर्फबारी हो रही है तो एलओसी से इस समय घुसपैठ नहीं हो पा रही उनकी, और उसी के चलते अब वो आईबी का सहारा ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से वो घुसपैठ करने की कोशिशें पाकिस्तानी आतंकवादी कर रहे हैं, पाकिस्तान पूरा इसमें समर्थन कर रहा है। और आईबी से 2 दिन पहले जो घुसपैठ की 2 पाक की जो कोशिशें नाकाम की है, उसी का नतीजा है कि शायद ड्रोन एक्टिविटी जो पिछले दिनों में हुई है वो ड्रोन एक्टिविटी इसलिए की गई है कि इलाकों की रैकी की जाए और कहां पर ये ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए खेप पहुंचानी है वहां तक पहुंचाई जाए, चाहे वो हथियारों की खेप होती है या फिर नशे की खेप होती है। उसी सिलसिले में ये कई बार एक्टिविटी हमें देखी है, लेकिन आज दोबारा से जो पाकिस्तान ने हरकत की है, इस हरकत को जो विफल किया है, यानी ड्रोन वाली साजिश का एक बार फिर से पर्दाफाश जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया। ये बड़ी रिकवरी की है, अब इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। लेकिन एक बार फिर कहूंगा कि बीएसएफ की बात करें तो बॉर्डर पर पूरी तरह से समय अलर्ट मोड पे है और
जो एंटी टनल ऑपरेशन है वो लगातार चलाए जा रहे हैं, क्योंकि टनल के माध्यम से घुसपैठ की जाती है। तारबंदी के बाद लगातार सुरक्षा गेट को मजबूत किया गया और आपने देखा कि बीएसएफ इस समय तारबंदी के बाद एक बड़ी सुरक्षा दीवार भी लगा रही है, ताकि डाउन तक जो वो दीवार जो वो आगे तक लेकर जाया जाए, ताकि जो टनल के माध्यम से वो आने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर भी किसी तरह से लगाम लगाया जाए। बिल्कुल। एक ऋषि, यहाँ पर सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से अभी कुछ ही दिनों पहले हमें देखने को ये मिल रहा था कि किसानों को ये कहा गया कि तारबंदी की उस पार जाकर आप जो है कृषि गतिविधियां कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर उसके बाद घुसपैठ की जो घटनाएं हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो क्या अभी इस पूरे ये जो फैसला लिया गया था इस पर किसी तरीके का इसका असर देखने को मिल रहा है? जो घुसपैठ की घटनाएं हो रही है, तो क्या अभी कृषि जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो रही हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है? देखिए, इसका कहीं ना कहीं असर जरूर होता है, लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि जिस तरह से मैंने कहा कि सर्दियां दस्तक दे रही है और धुंध काफी ज्यादा पड़ेगी, तो पाकिस्तानी आतंकवादी जो वो इसी धुंध का और सर्दी का फायदा लेते हैं और एलओसी को छोड़ वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से यहाँ से घुसपैठ करते हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान जब ये इस तरह की एक्टिविटीज आईबी से करता था तो बीएसएफ को थोड़ी दिक्कतें आती थी, क्योंकि जो नजर है वो आखिरी पॉइंट तक नहीं जाती थी। लेकिन अब जिस तरह से खेतों की बात आप कर रहे हैं तो खेत पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। तमाम जो जंगल का इलाका है आईबी के फेंसिंग के आगे वाला, उसे क्लियर कर दिया गया है। यानी अब कोई इस तरह की एक्टिविटी होगी तो बीएसएफ ने पूरी नजर रखी है और बड़ा मुश्किल है कि वो यहाँ से जो एक्टिविटी इस तरह की कर पाएंगे। अगर करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब हमारी बीएसएफ की तरफ से दिया जाएगा। हालांकि खेती के ऊपर कोई असर नहीं है, जो सुरक्षा का एक चौतरफा घेरा है बीएसएफ का, उसी घेरे में यहाँ पर किसान बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की जो चीजें हमें देखने को मिलती है वो मैक्सिमम रात के अंधेरे में देखने को मिलती है, जब सुनसान वक्त होता है उसी वक्त में ये तमाम एक्टिविटीज को अंजाम दिया जाता है, चाहे वो ड्रोन ड्रॉपिंग हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की कोशिशें हो। उसी को लेकर अब सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया है। लेकिन एक बार फिर ये ड्रोन वाली साजिश का जो पर्दाफाश किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की मंशा यहाँ पर भारत में माहौल को खराब करने की है और इससे पाकिस्तान को लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है सुरक्षा बलों द्वारा और आगे भी दिया जाएगा। उसी संदर्भ में ये बड़ी कामयाबी आज जम्मू कश्मीर पुलिस को हासिल हुई है जिला सामा में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि। और वहीं पर सुबह एक जो घटना थी वो ड्रोन ड्रॉपिंग की देखने को मिली थी, जिसके बाद से पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों की निशानदेही करने के बाद से अब आगे की कार्यवाही को शुरू कर दिया है। और उसके बाद से जो कार्यवाही हो रही है उसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं उससे भी आपको रूबरू जल्द ही करवाया जाएगा। तो चलिए अब कश्मीर की तरफ चलते हैं। कुछ ही दिनों पहले जर्नलिस्ट की एक जो लिस्ट थी वो जारी की गई थी, जहां पर पत्रकारों को ये जो धमकी देने का मामला था इस पर जांच के दायरे पर इसे लाया गया और अब जाकर कश्मीर के कई जगहों पर एसआईए की छापेमारी हमें देखने को मिल रही है। और वहीं पर एसआईए की जो छापेमारी है वो जोर पकड़ती जा रही है और संदिग्ध घरों में जो कार्यवाही है वो की जा रही है। इसी के साथ ये बताया जा रहा था कि कुछ दिनों पहले हमें कुछ जर्नलिस्ट की जो लिस्ट थी वो यहाँ जारी करती हुई नजर आई और पूरे सोशल मीडिया पर उसको लेकर बात भी की जा रही थी। लेकिन अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि एसआईए द्वारा अब इस पूरे मामले को जांच के दायरे में लाया गया है और अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है। यानी कि अब हमें सिक्योरिटी इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर पूरे तरीके से जो आगे की कार्यवाही है वो देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अब जिस तरीके से काम किया जा रहा है, जो छापेमारी की जा रही है, उसको लेकर आगे कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर इसको लेकर पूरे तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, कौन कौन सी जगहों पर छापेमारी हुई है, कौन कौन से एरियाज को कवर किया गया है। क्योंकि पत्रकारों की ये जो लिस्ट जारी की गई थी कुछ दिनों पहले, उसको लेकर काफी ज्यादा ये जो लिस्ट चर्चा में रही, जहां पर पत्रकारिता दिवस था उसी दिन पत्रकारों ने ये जो लिस्ट थी इसे सोशल मीडिया पर साझा किया और कुछ पत्रकारों ने अपनी प्रोफेशन से रिजाइन देते हुए भी वो पत्रकार नजर आए। और उसके बाद से आज एसआईए की जो लिस्ट है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे संदिग्ध घर हैं, ऐसे कुछ कार्यालय हैं जहां पर बारीकी से अब जांच की जा रही है। और ये जो मामला है पूरा, अब ये एसआईए की छापेमारी पर भी निर्भर करता है कि आखिरकार ये जो लिस्ट जारी की गई है
इसमें कौन कौन सी जगहें हैं जो कि कोर जगहें हैं जहां से ये पूरे मामले ने शुरुआती तौर से जोर पकड़ा। और वहीं पर क्योंकि जब ये लिस्ट जारी हुई थी, कश्मीर के बहुत से जर्नलिस्ट थे जो कि इस लिस्ट में जिनका नाम लिखा गया था, नाम मेंशन किया गया था और उन्हें हिट लिस्ट की कगार पर रखा गया था, और जिसके बाद से अब एसआई के दायरे में ये पूरी लिस्ट पहुंची है। और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि कुछ एरियाज हैं जहां पर अब इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन सुबह से ही शुरू हो चुकी है। इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ घरों में छापेमारी की जा रही है, कुछ घरों को निशानदेही की गई है और इसके साथ कुछ कार्यालय ऐसे हैं जहां पर बारीकी से जांच हो रही है, डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जा रहा है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए अशरफ हमारे साथ यहाँ बड़गाम से जुड़ चुके हैं। अशरफ से जानते हैं। अशरफ, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में, क्योंकि जब पत्रकारों को एक धमकी मिली थी, एक लेटर को साझा किया गया, सोशल मीडिया पर लेटर वायरल हुआ, प्रिंट मीडिया ने उसे कवर किया और अब जाकर एसआई इसको लेकर जांच कर रही है, तो अभी तक कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जिनको पहले प्रायोरिटी पर रखकर उसे वहां पर जांच शुरू की गई है? देखिए पल्लवी, जहां तक हम एसआई की बात कर रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से लगातार एसआई जो है मुख्तलिफ जगहों पे अपने रेड्स जो है डाल रही है। वहीं पर आज भी हमने देखा कश्मीर की, जब हम बात करते हैं 2-3 डिस्ट्रिक्टों में जो है आज एसआई की तरफ से रेड डाली गई, जिसमें बड़गाम भी 2 जगह पे जो एसआई की तरफ से रेड डाली गई है, जिसमें से एक है एडवोकेट जिसका नाम है बशीर अहमद और सनाब जिसका नाम है अदनान बशीर और सनाब बशीर अहमद जो कि बीकेपुरा चारोरा साइड में पड़ता है, वहां पर उसके घर पे रेड डाली गई है। वहीं पर आज जो है बडगाम के ऊपरी खाग एरिया में पुष्कर में एक जगह है जहां पर जो है एसआई की तरफ से रेड डाली गई है, जिसका नाम बताया जा रहा है उसके घर पे रेड डाली। ये भी कहा जा रहा है कि वो किसी नेशनल मीडिया के साथ उसकी जो है वाबस्तगी है। तो अब याद होगा कुछ दिन पहले जो मीडिया पर्सन को ठट मिली थी, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आज की एसआई की तरफ से रेड डाली जा रही है, शायद इस रेड को जो है उस ठट के हवाले से ली जा रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो मीडिया पर्सन को ठट मिल रही थी कि मुख्तलिफ जो न्यूज़पेपर के साथ वापस है या किसी न्यूज चैनल के साथ वापस है जर्नलिस्ट से, उनको जो है कहीं ना कहीं ठट मिल रही थी। आज एसआई की तरफ जो बडगाम में रेड डाली गई, उसमें से रेड डाली गई। अभी भी रेड जो खत्म हो चुकी है बीकेपुरा में, शायद करीबन किलोमीटर से 60 किलोमीटर दूर है, पोस्टर पड़ता है, वहां पर जो है खत्म हो चुकी है। जी बिल्कुल, आपसे सिर्फ एक आखिरी जो जानकारी है वो मैं ये लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि कुछ घरों के साथ साथ कुछ ऐसे कार्यालय हैं जहां पर जांच की जा रही है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन वहां पर की जा रही है। तो अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं, और क्योंकि हर एक एस्पेक्ट पर अब जांच होगी, जर्नलिस्ट का जब नाम आया और उसके बाद कुछ जर्नलिस्ट ने रिजाइन भी किया, तो अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि ऑफिशियली भी हर चीज को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, लेकिन अभी तक जो इस पूरी रेड से चीजें सामने आ रही है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो हाथ लगे, जिससे कि पता चल सकता है कि ये जो लिस्ट जारी की गई थी इसकी शुरुआत कहां से हुई और आखिरकार क्यों इसे जारी किया गया? देखिए पल्लवी, जहां तक मैंने पहले भी कहा, जब एसआई की तरफ से जो रेड डाली गई है, जाहिर सी बात है जो मीडिया पर्सन से उनको जो ठट मिली थी, उसके बाद जो है एसआई ने या जो कंसर्न पुलिस स्टेशनों में या जो कंसर्न एसएसपी ने इसकी कार्रवाई शुरू कर दी थी। आखिरकार जो ये ठट जो ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, उस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया। तभी आज जो है एसआई के 2 जगह जो है रेड डाली गई, जिसमें कि एक कहा जा रहा है कि वो नेशनल मीडिया के साथ उसकी वाबस्तगी रही है। तो अब एसआई की तरफ से जब पूरी इस पे जानकारी पूरी जब जो रेड डाली गई खत्म हो जाएगी, उसके बाद कहीं ना कहीं एसआई की तरफ से जो प्रस्पर जांच होगा उसमें पता चलेगा उनके हाथ में कौन कौन से दस्तावेज लगे और किन बुनियादों पर जो है उन्होंने जो है छापामारी की है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशरफ तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता अशरफ, बडगाम से हमारे साथ अशरफ यहाँ पर जुड़े थे, और वहीं पर ये बताया जा रहा है कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा जो रेड है वो अलग अलग जगहों पर डाली जा रही है, और वहीं पर कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पर ये छापेमारी की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स को बरामद किया जा रहा है, कुछ कार्यालय ऐसे जहाँ पर जाँच की जा रही है। अब कौन कौन से एस्पेक्ट पूरे खुलकर सामने आते हैं, कौन कौन सी जगहों को कवर किया जाता है, वो भी देखना है।
तो चलिए अब रामबन की तरफ चलते हैं और बता दें कि बिजली कटौती को लेकर अब रामबन एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर तेजी से काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि डीसी के आदेश के बाद अब बिजली विभाग और पुलिस दोनों हरकत में आ गए हैं और जो देनदार हैं जिनके के खिलाफ अभी तक जिन बिजली के लंबे लंबे बिल बन चुके हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होती हुई नजर आ रही है और उनको साफ कह दिया गया है कि अब जो लोग बिजली चोरी करते हैं उनके खिलाफ अभियान शुरू होगा। जिन लोगों ने अभी तक अपने बिजली के बिल नहीं भरे हैं उनके खिलाफ अब शिकंजा कसा जाएगा और साथ ही साथ डीसी के आदेश के बाद से बिजली विभाग और पुलिस दोनों ही हरकत में आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ आम जनता का नहीं है, बहुत से ऐसे ऑफिशियल्स भी हैं जिनके की लंबे लंबे बिजली के जो बिल हैं वो आए हुए हैं लेकिन उनके द्वारा भी बिजली के बिल नहीं भरे गए। तो आम जनता के अलावा जो लोग मिनिस्टर्स हैं यानी कि हायर ऑफिशियल्स की पोस्ट पर बैठे हैं उन लोगों के लिए किस तरीके से कार्यवाही होती है ये भी देखना है। और अब डीसी के आदेश के बाद से देनदारों के साथ साथ जो लोग बिजली चोरी करते हुए नजर आते हैं उनके खिलाफ भी शिकंजा कसने की तैयारी यहाँ पर बिजली विभाग और साथ ही साथ पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। तमाम जानकारी के लिए नदीम हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। नदीम, आपसे पहला सवाल मेरा यह रहेगा कि आम जनता को अगर हम कुछ देर के लिए साइडलाइन भी करते हैं, बात करते हैं उन लोगों की जो कि गवर्नमेंट में सेवाएं दे रहे हैं, जो कि कुर्सियों पर बैठे हैं, उनके भी काफी ज्यादा देनदारी जो है वो बिजली विभाग को है। तो जहां पर आम जनता पर एक्शन उठाया जाएगा, क्या उन लोगों पर एक्शन उठाया जाएगा? एक बहुत ही सवाल बड़ा यहां पर हर बार देखने को मिलता है। जी बिल्कुल पल्लवी, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है वैसे वैसे बिजली की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अवामी हलकों में बिजली की डिमांड में काफी इजाफा हो रहा है। उसको देखते हुए क्योंकि डिप्टी कमिश्नर रामबन की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया कि जरा बिजली तो हम देंगे लेकिन उन्हीं लोगों को देंगे जो लीगल तरीके से बिजली का इस्तेमाल करते हैं। जहां बिजली चोरी हो रही है, इलीगल कनेक्शंस है या फिर जिन लोगों का पेंडिंग अभी तक बिल है जो उन्हें अभी तक पे नहीं किया गया है उनके खिलाफ जो है नकेल कसी जाए। हिदायत जारी की गई है जो भी हमारे पास पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उन्हें कि आप हरकत में आए और अगर जरूरत पड़ती है पुलिस की भी सपोर्ट ले सकते हैं लेकिन प्रॉपर वे में बिजली चलाएं। इलीगल कनेक्शंस जो भी है, बिजली चोरी वगैरह है, उसको आप कट कीजिएगा और उसके साथ साथ में एमएसटी के तहत जो आपको इंस्टॉलमेंट पे बिल पे करना है, डेट टू डेट जो है वो लाइन जो पे कर रहे हैं वो डिटेल्स आप अपने हायर ऑफिसर्स तक पहुंचाइएगा कि कौन शख्स इसमें कल्प्रिट है, किस शख्स जो डिफॉल्टर है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। और कहीं ना कहीं ऐसा करने से पल्लवी दो चीजें जो है साफ हो जाएंगी जी। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी खराब मौसम होता है तो लाइट जो है बंद कर दी जाती है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास जाहिर सी बात है कि तरसील भी अच्छी है, खंबे भी हर जगह है, लेकिन जहां बिजली चोरी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के लिए खतरा बना रहता है या फिर जिन लोगों ने बिल पे नहीं किया होता। हालांकि आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगी मैं कि जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि जितनी भी देनदारियां हैं वो खत्म की जाएं और बिजली के बिल भरे जाए, क्या इसको लेकर कोई लिस्ट जारी की गई है अभी तक? क्योंकि सरकारी बहुत से ऐसे ऑफिसेज हैं जहां पर जिनके बिल अभी तक पेंडिंग पड़े हैं, तो क्या कोई लिस्ट ऐसी निकली है अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये तो ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास डेटा है कि किसके पास कितनी लायबिलिटी है और वो जो एनएमएसटी के तहत वो अपना बिल भी पे कर सकते हैं। हालांकि इसमें ये चीज तो मेंशन नहीं की गई है कि क्या ये सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए है या फिर सरकारी डिपार्टमेंट्स के लिए है, लेकिन जब ऑर्डर को देखे गया तो ऑर्डर में तमाम उन लोगों को लाया गया है जिनका बिल अभी तक पेंडिंग है, लायबिलिटी में है। जब वो तमाम लोग, चाहे उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें सरकारी डिपार्टमेंट्स के भी अगर कहीं इस तरह के बिल्स हैं तो उनके लिए सरकार को नई पॉलिसी फ्रेम करती है या नहीं, लेकिन फिलहाल तो यही है कि जितने भी लोग जिनका बिल पेंडिंग है उन तमाम लोगों को जो अपना बिल पे करना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम, और वहीं पर अब ये देखने को मिल रहा है कि रामबन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बिजली विभाग और पुलिस को ये कह दिया गया है कि देनदारियों को खत्म किया जाए और बिजली विभाग के जो बिल पेंडिंग पड़े हैं उसे भरा जाए। तो चलिए आप कठुआ के हीरानगर की तरफ चलते हैं और वहीं पर 5 दिन पूरे हो चुके हैं जहां पर एक के बाद एक जो खनन है वो किया जा रहा है, लेकिन यहां पर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लंबी ताने सोता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आज 5 दिन पूरे हो गए हैं।
और 5वें दिन भी जो खनन है वो की जा रही है। सहार खड्ड का ये सीना पूरे तरीके से छलनी करते हुए खनन माफिया नजर आ रहे हैं और लोगों का साफ कहना है कि अगर इस खनन को नहीं रोका गया तो उनका काफी नुकसान हो सकता है, उनके खेतों का काफी नुकसान हो सकता है और जो पानी है उसकी किल्लत की वजह से उनकी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो सकती है। लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। अब 5 दिन पूरे होने को आए हैं। 5 दिन पूरे होने के बाद भी जो रोष है वो लोगों का देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी तक कोई नकेल इन खनन माफियाओं पर नहीं कसी गई है। ना ही सिर्फ रात के अंधेरे में बल्कि यहाँ पर दिन दहाड़े भी खनन करते हुए ये अवैध तरीके से नजर आ रहे हैं और अब लोगों का आंदोलन भी उतना ही तेज होता जा रहा है। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए रंजीव हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं हीरानगर से। रंजीव से जानते हैं। रंजीव, आपसे जानेंगे 5 दिन पूरे हो चुके हैं और खनन इसी तरीके से जारी है, लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों का साफ कहना है कि वो प्रदर्शन करते रहेंगे, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा, क्या कारण बताए जा रहे हैं इसके? पल्लवी, मैं बताऊं कि जो खनन माफिया है, जहां खनन विभाग के लोग हैं, जो अधिकारी हैं खनन विभाग, उनकी तरफ से ब्लॉक बनाया गया जहां से मटीरियल उठाना है, वो का सिलसिला अब शुरू कर दिया गया है। अभी सहार पंचायत है जो कठुआ के ब्लॉक में आती है और बिल्कुल शहर के साथ सटी हुई है, वहां पर अभी हाल ही में पिछले हफ्ते ब्लॉक बनाया जहाँ से ट्रैक्टर के लोगों ने जहां से मटेरियल उठाना शुरू किया तो लोगों ने विरोध कर दिया, उनकी मशीनें रोक ली। अब तो 5वां दिन हो गया लगातार वो लोग धरना लगाकर बैठ गए हैं शेरकोटला गांव में और वहां पे इस जो ब्लॉक बनाया इसमें 4-5 पंचायतें जो है वो इन्वॉल्व हो चुकी हैं। तो लोगों का यही कहना है कि ये जो ब्लॉक बनाया ये बिल्कुल गलत जगह और गलत तरीके से बनाया, क्योंकि ये जो इलाका है ये लोग इस नाले पर ही, सहार के नाले पर ही डिपेंड थे। बिल्कुल रंजीव, हमें देखने को मिल रहा है साफ तस्वीरों में कि किस तरीके से जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव और वहीं पर आप तस्वीरें देखते हैं कि लोगों की तरफ से किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। 5 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कदम ऐसा नहीं उठाया गया है। तो चलिए, आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।